नमस्कार। आज शुक्रवार है 24 अक्टूबर 2025 और आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश भारतीय कॉरपोरेट जगत की ताज़ा हलचलों पर। नमस्कार। हमारे पास आज ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, फाइनेंशियल अपडेट्स हैं और हमारा मकसद है इनमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो आप तक पहुंचाना। जी हाँ, जैसे बड़े सौदे हो गए, कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, बाजार में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी क्या नया प्लान कर रही है। बिल्कुल। और आज खास फोकस रहेगा दूसरी तिमाही मतलब Q2 के नतीजों पर, क्योंकि अभी वो आने शुरू हुए हैं और काफ़ी गहमा-गहमी हैं। सही कहा, ये नतीजों का ही मौसम चल रहा है। आज और कल में कई बड़ी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं। हाँ, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब्स है, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI लाइफ, ITC होटल्स भी। जी, और कॉफोज, SBI कार्ड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ, AMC, नैकल इंडस्ट्रीज। लिस्ट लंबी है। उम्मीदें कह सकते हैं मिली-जुली सी हैं। हाँ, नतीजों की बात निकली है तो कल HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आए थे। मुनाफा तो उनका क्या कहते हैं 3.6% बढ़ा। हाँ, बढ़ा तो है। लेकिन शेयर लगभग 5% नीचे आ गए। ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? मतलब मुनाफा दिख रहा है पर बाजार खुश नहीं है। देखिए, ये एक अच्छा सवाल है। HUL का मुनाफा बढ़ा जरूर, पर इसमें एक वन टाइम गेन मतलब एक मुश्त लाभ का भी हाथ था। अच्छा, जो बार बार नहीं होता। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो उनकी बिक्री है मतलब रेवेन्यू, वो करीब करीब फ्लैट ही रही, सपाट। ओह। तो जो विश्लेषक हैं उनको दो बातों की चिंता सता रही है। एक तो GST कटौती का कुछ असर हो सकता है, और दूसरा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हाँ, FMCG में कंपटीशन तो है। जी, हालांकि ये भी है कि ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ने अभी भी खरीदें रेटिंग दी हुई है। अच्छा, फिर भी? हाँ, पर उनका कहना है कि भाई अब कंपनी को वॉल्यूम ग्रोथ पर ध्यान देना होगा, मतलब सामान बिकना ज्यादा चाहिए। सिर्फ दाम बढ़ाने से नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, सही कहा। वैसे यूनिलीवर के जो ग्लोबल CEO हैं उन्होंने ये जरूर कहा है कि उन्हें भारत से मीडियम टर्म में मतलब मध्यम अवधि में काफी उम्मीदें हैं, शॉर्ट टर्म में भले ही GST का असर दिखे। तो मतलब बाजार सिर्फ हेडलाइन मुनाफे को नहीं देख रहा, बिक्री और आगे की ग्रोथ वो ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। अच्छा, एक और नतीजा जिसने थोड़ा चौंकाया वो लॉरस लैब्स का था। मुनाफा 875% उछला, 195 करोड़ रुपए। हाँ, आंकड़ा तो जबरदस्त है। फिर भी शेयर नीचे आ गए। यहाँ क्या कहानी है? ये तो और भी अजीब है। लॉरस लैब्स का मामला हाँ थोड़ा पेचीदा जरूर है। नतीजे तो शानदार है, इसमें कोई शक नहीं, पर ऐसा लगता है कि बाजार को शायद कंपनी के वैल्यूएशन को लेके मतलब शेयर कितने पर ट्रेड कर रहा है उसको लेकर कुछ चिंताएं हैं। अच्छा, मतलब महंगा लग रहा है शेयर। हो सकता है, या शायद निवेशकों को लगा कि भाई अच्छे नतीजे तो कीमत में पहले ही आ चुके थे, अब थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। मुनाफा वसूली जिसे कहते हैं। जी, वैसे कंपनी खुद काफी बुलिश है। उन्होंने अपना ग्रॉस मार्जिन का अनुमान भी बढ़ाया है करीब 60% तक। ओह। और आगे के लिए बड़े निवेश की योजना भी है। अगले वित्त वर्ष में 1000 करोड़ का कैपेक्स है और एक नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिस पर 8 साल में 600 मिलियन लगाएंगे। तो कंपनी तो ग्रोथ देख रही है पर बाजार थोड़ा सतर्क है। बिल्कुल, मतलब अच्छे नतीजों की गारंटी नहीं कि शेयर ऊपर ही जाएगा। बाजार की अपनी उम्मीदें और चिंताएं होती हैं। सही बात है। अच्छा, दूसरी तरफ PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर ने तो कमाल ही कर दिया आज। 15% से ज्यादा का उछाल। हाँ, PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये बहुत बड़ा जंप था, शायद जुलाई 2024 के बाद का सबसे बड़ा एक दिन का उछाल। वजह क्या रही? वजह साफ है, उनके तिमाही नतीजे काफी मजबूत रहे, और ये सिर्फ इस तिमाही की बात नहीं है, उनके पिछले कुछ क्वार्टर्स के नतीजे भी अच्छे रहे हैं, खासकर मुनाफे के मोर्चे पर, PAT जिससे कहते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी, तो लगता है निवेशकों का भरोसा बढ़ा है कंपनी के लगातार अच्छे प्रदर्शन पर। कुछ और नतीजों पे नजर डालें। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे कल आने हैं, पर आज शेयर कुछ दबाव में था। क्या उम्मीद है वहां? कोटक बैंक से बाजार को थोड़ी सुस्ती की ही उम्मीद है, मार्जिन पर दबाव रहने की आशंका है, और फंडिंग की लागत भी बढ़ रही है। मतलब NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन शायद घटे। हाँ, NIM में थोड़ी गिरावट आ सकती है, ऐसा अनुमान है, 9 से 38 बेसिस पॉइंट तक। हालांकि लोन और डिपॉजिट ग्रोथ ठीक ठाक मतलब मिड टीन्स में रहने की उम्मीद है। देखना होगा कल नतीजे असल में कैसे आते हैं। FMCG में HUL की बात हुई, कोलगेट पामोलिव का भी कुछ ऐसा ही हाल है। नतीजे आए उनके भी। हाँ, कोलगेट की भी नेट सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों में साल दर साल गिरावट देखी गई है। ओह। उन्होंने भी वही वजह बताई हैं, GST कटौती का असर और बढ़ता कंपटीशन। लगता है FMCG पर थोड़ा दबाव है अभी।
जी बिल्कुल। हालांकि उन्होंने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड दिया है 24 रुपीस प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश, तो कैश फ्लो शायद ठीक है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हर सेक्टर में ऐसा दबाव नहीं है ना। आईटीसी होटल्स के नतीजे तो काफी अच्छे आए हैं। बिल्कुल सही। आईटीसी होटल्स का प्रदर्शन तो शानदार रहा है। मुनाफा 75% बढ़ा है। 75%? हाँ, और रेवेन्यू भी 8% से ज्यादा बढ़ा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रिकवरी वाकई मजबूत दिख रही है। और एक और सेक्टर जो अच्छा कर रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नतीजे भी दमदार थे। जी हाँ, डिक्सन ने भी बहुत मजबूत नतीजे पेश किए। रेवेन्यू और पीएटी दोनों करीब 29-30% बढ़े हैं। वाह। उनका जो मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, हाँ। वो खास तौर पर अच्छा कर रहा है। तो मोटे तौर पर देखें तो Q2 नतीजों की तस्वीर काफी मिली-जुली सी है। हाँ बिल्कुल। कुछ सेक्टर जैसे हॉस्पिटैलिटी, कुछ खास मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां वो अच्छा कर रही हैं। वहीं एफएमसीजी जैसे सेक्टर में दबाव है और बैंकिंग पर सबकी नजरें हैं। सही है। चलिए नतीजों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ बड़े कॉर्पोरेट सौदों और साझेदारियों की। फार्मा सेक्टर में एक बड़ी खबर आई है, सिप्ला और एली लिली की डील। हाँ, ये काफी अहम डील है। सिप्ला जो है वो भारत में एली लिली की एक बहुत ही सफल दवा है, टर्जेपिटाइड, उसे बेचेगी। टर्जेपिटाइड, ये किस चीज की दवा है? ये वजन घटाने और टाइप 2 डायबिटीज दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। अमेरिका में ये माउंजारो नाम से बहुत पॉपुलर है। अच्छा, माउंजारो, हाँ सुना है। भारत में इसका ब्रांड नाम होगा यूरोपीक। अब देखिए, भारत में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे मोटापा और डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हाँ, ये तो है। तो इस लिहाज से ये डील सिप्ला के लिए एक बड़ा मौका हो सकती है और मरीजों के लिए भी दवा तक पहुंच पड़ेगी। बिल्कुल। नुवामा ने इस डील के बाद सिप्ला पर होल्ड रेटिंग रखी है। शायद वो देख रहे हैं कि ये कितना सफल होता है। हाँ, वो देखना चाहेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। अच्छा, इंफ्रा की बात करें तो L&T, लार्सन एंड टुब्रो, वो भी काफी एक्शन में दिख रही है। कई बड़े ऑर्डर मिले हैं उन्हें। बिल्कुल। L&T का जो मिनरल्स एंड मेटल्स वर्टिकल है, उसने हाल ही में कई बड़े ऑर्डर हासिल किए हैं। अच्छा। किस तरह के? जैसे हिंडाल्को के लिए ओडिशा में एल्यूमिनियम स्मेल्टर बनाना है, टाटा स्टील के लिए जमशेदपुर में कोक ओवन बनाना है। ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हजारों करोड़ की रेंज वाले। मतलब कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में। जी। इसके अलावा उन्होंने रिन्यू पावर के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी साझेदारी की है। और तो और अमेरिकी नौसेना के साथ भी उनका एक समझौता हुआ है, जहाजों की मरम्मत के लिए। अरे वाह। तो L&T का फोकस साफ है, इंफ्रा, नई ऊर्जा और अब डिफेंस सर्विसेज भी। हाँ बिल्कुल। और ये सब भारत में इंफ्रा पर जो जोर है उससे भी दिखाता है। और ये फोकस सिर्फ देश में ही नहीं है ना, कंपनियां बाहर भी देख रही हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने यूके में एंट्री लिया। हाँ, ये भी एक अहम खबर है। हीरो मोटोकॉर्प अब यूके बाजार में उतर गई है अपनी मोटरसाइकिल्स के साथ। जी। उन्होंने वहां के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं MotoGP, उनके साथ पार्टनरशिप की है और अपनी हंग 440 मोटरसाइकिल लॉन्च की है। हंग 440। हाँ, और यूके उनका 51वां अंतर्राष्ट्रीय बाजार बन गया है। 51? तो मतलब भारतीय कंपनियां अब सही मायनों में ग्लोबल हो रही हैं। बिल्कुल, ये कोशिश तो साफ दिख रही है। एक और दिलचस्प साझेदारी हुई है BEML और इटली की टेस्मेक के बीच, माइनिंग उपकरणों के लिए। इसका क्या महत्व है? देखिए, BEML और टेस्मेक के बीच एक MOU साइन हुआ है, मतलब एक समझौता ज्ञापन। इसके तहत वो भारत में सरफेस माइनर उपकरण लाएंगे। ये माइनिंग सेक्टर में क्या कहते हैं, नई और ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लाने में मदद कर सकता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। और बेमिल तो वैसे भी रक्षा और माइनिंग में एक अहम सरकारी कंपनी है ही। निर्मल बंग ने तो उन्हें टॉप डिफेंस स्टॉक्स में भी गिना है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में लौटें तो एक और बड़ी डील हुई है, फेडरल बैंक और ब्लैकस्टोन के बीच। ये तो काफी बड़ा सौदा लग रहा है, खासकर विदेशी निवेश के नजरिए से। निश्चित रूप से। फेडरल बैंक के बोर्ड ने मंजूरी दी है कि वो अमेरिका की जो बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म है ब्लैकस्टोन, उससे जुड़ी एक कंपनी को प्रेफरेंशियल वारंट्स जारी करेंगे। इससे ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी बैंक में? हाँ, करीब 6,196 करोड़ रुपए का निवेश है ये, और इससे ब्लैकस्टोन की हिस्सेदारी बैंक में लगभग 9.99% तक हो सकती है। करीब 10%? जी। और ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि अगर आप देखें तो इस वित्त वर्ष में भारतीय बैंकिंग और NBFC सेक्टर में $7 बिलियन से ज्यादा का विदेशी निवेश आ चुका है। $7 बिलियन? जी हाँ। तो क्या ये भारतीय बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते भरोसे का संकेत है या फिर रेगुलेशन में किसी बदलाव की आहट है? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ये साफ दिखाता है कि विदेशी निवेशक
भारत की बैंकिंग ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगा रहे हैं। साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स इसे इस तरह भी देख रहे हैं कि शायद रिजर्व बैंक आने वाले समय में बैंकों में हिस्सेदारी के नियमों में कुछ ढील दे सकता है। अभी कुछ पक्का नहीं है, पर ये ट्रेंड बैंकिंग सेक्टर के लिए फंड जुटाने की नए रास्ते जरूर खोल सकता है। ये तो दिलचस्प बात है। अच्छा, रिटेल सेक्टर में भी बड़ी हलचल है। रिलायंस जियो मार्ट ने क्विक कॉमर्स में एंट्री मारी है। हाँ, और वो भी जोरदार तरीके से। रिलायंस ने अपने जो 3000 से ज्यादा स्टोर हैं और 600 डार्क स्टोर हैं, उस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके 30 मिनट में डिलीवरी वाली क्विक कॉमर्स सर्विस शुरू की है। 30 मिनट मतलब ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट को सीधी टक्कर। बिल्कुल, 1000 से ज्यादा शहरों में ये इस सेगमेंट में कंपटीशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। रिलायंस का स्केल बहुत बड़ा है। बात तो सही है। उधर अडानी ग्रुप भी पीछे नहीं है। उन्होंने रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नई कंपनी बना ली। जी, अडानी एंटरप्राइजेज ने अडानी रोपवेज लिमिटेड नाम से एक सब्सिडियरी मतलब सहायक कंपनी बनाई है। तो ये क्या करेगी? पहाड़ों पर रोपवे लगाएगी? हाँ, फोकस रोपवे प्रोजेक्ट्स पर रहेगा। ये उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस का ही एक विस्तार है। दिखाता है कि वो ट्रांसपोर्ट के नए तरीकों पर भी नजर रख रहे हैं। टूरिज्म के लिहाज से भी यहाँ अहम हो सकता है। बिल्कुल। इनके अलावा भी कई सारी खबरें हैं, जैसे लुपिन ने अमेरिका में एक जेनेरिक दवा लॉन्च की है। हाँ, रिविक्टिका जेनेरिक यूरिया साइकिल डिसऑर्डर के लिए। ऑर्कला इंडिया का आईपीओ आने वाला है 29 अक्टूबर को। ये एमटीआर और ईस्टर्न मसाले वाली कंपनी है। जी, करीब 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन टारगेट कर रहे हैं। सिंजीन अपनी बायोलॉजिक्स फैसिलिटी बढ़ा रही है। एचएफसीएल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील चेन्नई में स्क्रैप प्लांट लगा रही है ग्रीन स्टील के लिए। हाँ, मतलब एक्शन हर तरफ है। छोटी बड़ी हर तरह की कंपनियां ग्रोथ के मौके तलाश रही हैं। क्रिजैक जैसी एडटेक कंपनी ने यूके की फर्म में हिस्सेदारी खरीदी है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने दुबई की कंपनी खरीद ली। ये सब रणनीतिक कदम है। बिल्कुल, चाहे वो नई टेक्नोलॉजी हो, नया बाजार हो या मौजूदा बिजनेस को मजबूत करना हो। तो हमने नतीजों और डील्स पर काफी बात की। अब जरा इन सब से जो बड़े ट्रेंड्स उभर रहे हैं उन पर नजर डालते हैं। सेक्टोरल इंसाइट्स क्या कहती हैं? एफएमसीजी की बात हमने की कि दबाव है, लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव भी है वहां? एफएमसीजी में दबाव तो है जीएसटी और कंपटीशन की वजह से, लेकिन दो बातें ध्यान देने वाली हैं। एक, नुवामा जैसी फर्म का मानना है कि अगले साल मतलब H2 FY26 में पैकेज्ड फूड की मांग बढ़ने से सेक्टर की ग्रोथ थोड़ी सुधर सकती है। अच्छा। और दूसरा, प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ रही है। अब एफएमसीजी बाजार का लगभग 15% हिस्सा प्रीमियम सेगमेंट से आ रहा है। मतलब लोग महंगी और बेहतर क्वालिटी की चीजें खरीद रहे हैं। तो ये एक अवसर है कंपनियों के लिए? जी हाँ, प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस करने का। बैंकिंग और फाइनेंस में विदेशी निवेश की बात हुई, $7 बिलियन। इसके अलावा और क्या चल रहा है? वो 7 बिलियन वाली बात तो हेडलाइन है ही। दूसरी तरफ एक चुनौती ये है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बैंकों की जो ट्रेजरी इनकम होती है, मतलब निवेश से कमाई, वो घटी है। और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी यानी नकदी वो भी नेगेटिव हो गई है। ओ, मतलब कैश की थोड़ी कमी है सिस्टम में। हाँ, रेगुलेटरी फ्रंट पर एक खबर ये है कि एफएसआईबी जो सरकारी बैंकों के हेड्स चुनता है, उसने कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ पद के लिए दोबारा आवेदन मांगे हैं। दोबारा क्यों? शायद वो प्राइवेट सेक्टर से भी किसी अच्छे कैंडिडेट को आकर्षित करना चाहते हो। ये अटकलें हैं। अच्छा, फार्मा और हेल्थ केयर में सिप्ला लिली डील तो है ही जी। और क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? फार्मा में कंपनियां आप देखिए स्पेशलिटी दवाओं पर भी फोकस कर रही हैं, जैसे सिप्ला लिली डील, और जेनेरिक्स पर भी, जैसे ल्यूपिन का यूएस लॉन्च। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग CREMs में भी ग्रोथ है, जैसे सिंजीन अपनी एडीसी क्षमता बढ़ा रही है। एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट ये कैंसर के इलाज में काफी अहम है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है मतलब? जी, और रेगुलेशन भी सख्त हो रहे हैं। वो कफ सिरप वाला जो मामला हुआ था, उसके बाद अब घरेलू बिक्री के लिए भी कफ सिरप की लैब टेस्टिंग जरूरी कर दी गई है। ये तो अच्छा कदम है सुरक्षा के लिहाज से। बिल्कुल। रक्षा क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर, जी यहाँ तो काफी तेजी दिख रही है। सरकार का फोकस आत्मनिर्भर भारत पर जो है। हाँ, यहाँ काफी एक्शन है। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डेसी ने करीब 79,000 करोड़ की खरीद को मंजूरी दी है। 79,000 करोड़? जी, इसका सीधा फायदा HAL, BEL, BEML, भारत डायनामिक्स डेटा पैटर्न जैसी कंपनियों को मिलने की उम्मीद है। BDL का शेयर तो आज 3% बढ़ा भी है। HFCL जैसी कंपनियां भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में निवेश कर रही हैं। ये सब स्वदेशीकरण पर जोर का ही नतीजा है।
मेटल्स और माइनिंग में क्या चल रहा है? एल&टी को ऑर्डर मिले, एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ी। हाँ, एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ने से वेदांता, हिंडाल्को, नैल्को जैसे शेयरों में तेजी आई। ये कीमतें काफी अस्थिर रहती हैं। ग्लोबल सप्लाई, डिमांड, चीन का उत्पादन, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सब पर निर्भर करती हैं। वेदांता ओडिशा में करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी और फेरो अलॉय प्लांट भी शामिल है। JSW स्टील का चेन्नई वाला स्क्रैप प्लांट ग्रीन स्टील के लिए है, तो इस सेक्टर में भी काफी हलचल है। क्या मिड और स्मॉल कैप शेयरों के अच्छे दिन आने वाले हैं? सुना है FIIs मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक, उनका रुझान बदल रहा है। हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जैसे समीर अरोड़ा, हिलियोस कैपिटल। उनका मानना है कि अगर FIIs का पैसा वापस भारतीय बाजार में आता है तो मिड और स्मॉल कैप शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और FIIs आ रहे हैं क्या? दिलचस्प बात यह है कि साल भर FIIs ने ज्यादातर बिकवाली ही की थी, लेकिन अक्टूबर में अब तक उन्होंने खरीदारी की है। करीब 8,100 करोड़ का नेट इनफ्लो हुआ है। अरे वाह, ये तो पॉजिटिव संकेत है। जी, और ऐसा भी लग रहा है कि उनका फोकस अब सिर्फ ब्लू चिप्स यानी बड़ी कंपनियों से हटकर थोड़ी नई और छोटी कंपनियों पर भी जा रहा है। तो ये मिड और स्मॉल कैप के लिए अच्छा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर की क्या खबर है? इन्फोसिस के नतीजे तो आ ही चुके हैं। LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, उन्होंने रिकॉर्ड डील हासिल की है करीब $300 मिलियन की। 300 मिलियन? हाँ, TCV मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मीटी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है, वो डेटा सेंटर्स पॉलिसी पर तेजी से काम कर रहा है। डेटा सेंटर्स की जरूरत तो बढ़ रही है। बिल्कुल। और वैश्विक स्तर पर गार्टनर का कहना है कि कंपनियां क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बदलने पर विचार कर सकती हैं, जिसका असर भारतीय IT कंपनियों पर भी पड़ेगा। टाइटन इंटेक जैसी कंपनियां डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में कोरियाई कंपनी के साथ साझेदारी कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में भी काफी कुछ हो रहा है ना? हाँ, L&T के ऑर्डर्स की बात हमने की, अडानी की रोपवेज में एंट्री, अर्केड डेवलपर्स जैसी रियल एस्टेट कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं और वो आगे बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना बना रहे हैं। PVR आयनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स चेन अब टियर 2, टियर 3 शहरों से भी आगे जा रहे हैं। जैसे सिक्किम के गंगटोक में उन्होंने पहला मल्टीप्लेक्स खोला है। विजिंजम पोर्ट जो बन रहा है वो एयर सी कार्गो क्षमता का फायदा उठाने की तैयारी में है। तो मतलब हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। जी बिल्कुल। इन सभी सेक्टर्स की बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो कुछ बड़ी तस्वीरें उभरती हैं। एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था में खासकर बैंकिंग में विदेशी निवेश की जो रुचि बढ़ी है वो एक बड़ा पॉजिटिव है। हाँ, 7 बिलियन वाली बात। दूसरा, कुछ पारंपरिक सेक्टर जैसे FMCG वो दबाव में जरूर है, लेकिन वहीं प्रीमियम सेगमेंट में मौके भी बन रहे हैं। तीसरा, सरकार का जो मेक इन इंडिया और डिफेंस में स्वदेशीकरण पर जोर है वो कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। सही। चौथा, ग्लोबल फैक्टर्स जैसे कमोडिटी की कीमतें हैं, सप्लाई चेन है, उनका असर भारतीय कंपनियों पर साफ दिख रहा है। और पांचवा, रेगुलेटरी बदलाव, चाहे वो GST हो, बैंकिंग नियम हो, सुरक्षा मानक हो, ये सब बिजनेस करने के तरीके पर सीधा असर डाल रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा कि Q2 नतीजों का दौर काफी मिला जुला चल रहा है। कुछ सेक्टर्स चमक रहे हैं, कुछ संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल। रणनीतिक सौदे और विस्तार योजनाएं वो उद्योगों को नया आकार दे रही हैं, चाहे वो फार्मा हो, इंफ्रा हो या रिटेल। जी हाँ। और बाजार में विदेशी निवेश की बढ़ती दिलचस्पी, डिफेंस सेक्टर को मिलता बूस्ट और कुछ सेक्टर्स पर दबाव, ये ट्रेंड साफ नजर आ रहे हैं। इन सब खबरों के बीच जो बात मुझे सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है भारतीय कॉर्पोरेट जगत की वाइब्रेंसी, उसकी जीवंतता। मतलब चुनौतियां हैं, जरूर है, लेकिन कंपनियां लगातार आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढ रही हैं। नए बाजार तलाशना, नई टेक्नोलॉजी अपनाना, रणनीतिक साझेदारियां करना, इस पर लगातार फोकस बना हुआ है। खासकर भारतीय कंपनियों का जो ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ जो सहयोग बढ़ रहा है वो भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जिस तरह विदेशी निवेश बढ़ रहा है, खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में, उसको देखते हुए भारत की जो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा है, उसमें अगला बड़ा रेगुलेटरी बदलाव क्या हो सकता है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए? अच्छा सवाल है। या फिर ये सोचें कि जिस तरह हीरो जैसी कंपनियां विदेशों में जा रही हैं, L&T जैसे ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट जीत रहे हैं, तो आने वाले सालों में भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी की परिभाषा कैसे बदल सकती है? ये भी सोचने वाली बात है। तो इन सवालों पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और दिलचस्प विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।